9 दिसंबर 1946 के दिन इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली का पहला सेशन शुरू हुआ और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखना शुरू किया गया। ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा कनाडा, जर्मनी और जापान के कॉन्स्टिट्यूशंस की मदद ली गई। यानी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया के मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव किया गया। इसके बावजूद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ सेलेंट फीचर्स यानी नुमाया खुसूसियात है जिनकी वजह से ये इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बाकी ममालिक से अलग है। ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद टाइम टू टाइम इसमें ज़रूरत के मुताबिक चेंजेस की गई, जिनमें 7th, 42nd, 44th, 73rd और 74th अमेंडमेंट्स अहम है। साथ ही याद रख लो ये 42nd अमेंडमेंट 1976 में की गई और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेलेंट फीचर्स यानी नुमाया खुसूसियात देख लो। पहला है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ये दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होने के साथ साथ कंप्रहेंसिव, इलेबोरेट और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट भी है। जब 26 नवंबर 1949 के दिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया, उस वक्त इस कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स में डिवाइड 395 आर्टिकल्स के अलावा 8 शेड्यूल और प्रिम्बल था। अब इस टाइम पर अगर देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में 25 पार्ट्स में डिवाइड 448 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल और प्रिम्बल है। दूसरा सेलेंट फ्यूचर है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये फ्यूचर समझने के लिए हमें रिजिड और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन जानने होंगे। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जिसमें अमेंडमेंट करने के लिए एक स्पेशल प्रोसीजर की ज़रूरत होती है, जैसे कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में। और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जिसमें अमेंडमेंट करने के लिए वो सेम प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है जिससे ऑर्डिनरी लॉज बनाए जाते हैं, जैसे कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन न रिजिड है और न ही फ्लेक्सिबल, बल्कि इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में लाई करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की रिजिडिटी समझने के लिए हमें आर्टिकल 368 के बारे में जानना है। इस आर्टिकल 368 के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन में 2 किस्म की अमेंडमेंट्स की जा सकती है। पहला ये कि कुछ प्रोविजंस को राज्यसभा और लोकसभा की स्पेशल मेजॉरिटीज से अमेंड किया जाता है। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब एक हाउस के अंदर कम से कम 50% मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए, जिनमें से 2/3 मेंबर्स एक बिल के हक में वोट कर रहे होंगे, तभी वो बिल स्पेशल मेजॉरिटी से पास हुआ माना जाएगा। दूसरा ये कि कुछ प्रोविजंस को लोकसभा और राज्यसभा की स्पेशल मेजॉरिटीज से पास कराने के साथ साथ कम से कम 50% स्टेट्स का रेटिफिकेशन जरूरी होता है। इसके अलावा कुछ प्रोविजंस को लोकसभा और राज्यसभा की सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड किया जाता है, जिससे हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में पता चलता है। बाकी एक चीज़ याद रख लो, ये सिंपल मेजॉरिटी से होने वाली अमेंडमेंट्स आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आती। तीसरा सेलेंट फ्यूचर है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बियास, यानी इंडिया का गवर्निंग स्ट्रक्चर फेडरल है लेकिन झुकाव यूनिटरी सिस्टम की तरफ है। इस फ्यूचर को समझने के लिए हमें फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम देखने हैं। फेडरल सिस्टम एक मुल्क के अंदर गवर्नमेंट चलाने का वो तरीका है जिसमें पावर डिवाइड रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स या प्रोविंसेस के बीच में। इसी तरह से यूनिटरी सिस्टम वो सिस्टम है एक कंट्री के अंदर जिसमें सारा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है और प्रोविंसेस या स्टेट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। इंडिया का गवर्निंग स्ट्रक्चर फेडरल इसलिए है क्योंकि इंडिया में 2 गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा हर एक स्टेट का अपना एक गवर्नमेंट भी है। इस सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में पावर डिवाइडेड रहता है। इसके अलावा इंडिया में एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब इसमें सिस्टमैटिकली सारे प्रिंसिपल्स वज़ा किए हुए हैं। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ऊपर माना जाता है और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है। रिजिड होने का मतलब
पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए कभी स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत और कभी स्टेट्स को कंसल्ट भी करना पड़ता है। इंडिया की जुडिशरी भी इंडिपेंडेंट है, यानी किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस जुडिशरी पे नहीं चलता। इसके अलावा इंडिया में बाइकैमरलिज्म यानी पार्लियामेंट राज्यसभा और लोकसभा में डिवाइडेड है। इसके साथ साथ कुछ स्टेट्स में भी दो हाउसेस, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है। अब ये देख लो कि इंडिया का गवर्निंग स्ट्रक्चर यूनिटरी या नॉन फेडरल इसलिए है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है स्टेट्स के मुकाबले में। इसके अलावा इंडिया में एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है जो सारे स्टेट्स में लागू होता है। साथ ही इंडिया में एक सिंगल सिटीजनशिप है, यानी स्टेट्स के पास कोई अलग सिटीजनशिप या पासपोर्ट वगैरह नहीं होता, बल्कि सारे सिटीजन्स के लिए इंडिया में एक ही सिटीजनशिप है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी है। फ्लेक्सिबल होने का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना किसी हद तक आसान भी है। इंडिया की जुडिशरी इंटीग्रेटेड है, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट एक इंटीग्रेटेड सिस्टम की तरह काम करते हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। इसके अलावा इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो इमरजेंसी प्रोविजंस है, सेंट्रल गवर्नमेंट वो प्रोविजंस किसी भी स्टेट में इम्प्लीमेंट कर सकती है। अब साथ ही ये भी याद रख लो कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी फेडरेशन टर्म इस्तेमाल नहीं हुई है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 1 के मुताबिक इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। फिर ये आर्टिकल 1 आगे 2 पॉइंट्स डिस्क्राइब करता है। पहला ये कि इंडियन फेडरेशन कोई स्टेट्स के एग्रीमेंट से वजूद में नहीं आई है। दूसरा ये कि इंडियन फेडरेशन से कोई भी स्टेट अलग नहीं हो सकता। इस आर्टिकल 1 के बेसिस पे डिफरेंट स्कॉलर्स ने इंडिया के गवर्निंग स्ट्रक्चर को अलग अलग नाम दिए हैं, जैसे कि के.सी. वियर ने क्यूजी फेडरल सिस्टम कहा है। इसी तरह से मॉरिस जॉन्स ने बारगेनिंग फेडरलिज्म, ग्रैनविल ऑस्टिन ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और इवोर जेनिंग्स ने फेडरेशन विद ए सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी कहा है। चौथा सेलेंट फ्यूचर ये है कि इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इस पार्लियामेंट्री फॉर्म में गवर्नमेंट के लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स के बीच में कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन होता है। इस फ्यूचर को समझने के लिए हमें लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को देखना है। लेजिस्लेटिव का मतलब गवर्नमेंट का वो ब्रांच जो कंट्री में कानून बनाता है, यानी कि पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा। एग्जीक्यूटिव का मतलब गवर्नमेंट का वो ब्रांच जो ये सारे बने हुए कानून कंट्री में इम्प्लीमेंट करता है, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर। साथ ही ये भी याद रख लो जिस कंट्री में प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है वहाँ पे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में पावर सेपरेट रहते हैं। अब इंडिया के पार्लियामेंट्री सिस्टम के कुछ फ्यूचर्स देख लो। पहला ये कि इसमें नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव यानी कि प्रेसिडेंट और रियल एग्जीक्यूटिव का मतलब प्राइम मिनिस्टर। साथ ही मेजॉरिटी पार्टी का रूल रहता है, यानी कि जिस पार्टी को पार्लियामेंट में मेजॉरिटी हासिल होगी वही प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करते हैं। एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर के सामने जवाब भी देना पड़ता है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को पार्लियामेंट के अंदर जवाब देना होता है। मिनिस्टर्स को पार्लियामेंट के अंदर मेंबरशिप भी मिलती है। साथ ही प्राइम मिनिस्टर को लीडरशिप भी हासिल होती है पार्लियामेंट में। इसी तरह से एक स्टेट असेंबली के अंदर चीफ मिनिस्टर को लीडरशिप हासिल होती है। लोकसभा को डिसॉल्व भी किया जा सकता है। इसी तरह से एक स्टेट असेंबली को भी डिसॉल्व किया जा सकता है इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। इस इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम को वेस्टमिनिस्टर मॉडल, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और कैबिनेट गवर्नमेंट भी कहा जाता है। ये सिस्टम लार्जली ब्रिटिश पैटर्न पर बेस्ड है, लेकिन फिर भी कुछ फंडामेंटल यानी बुनियादी डिफरेंसेस है इंडियन और ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम के बीच में। पहला ये कि इंडिया का पार्लियामेंट कोई सॉवरेन बॉडी नहीं है, जबकि ब्रिटिश पार्लियामेंट एक सॉवरेन बॉडी है। दूसरा ये कि इंडिया में एक इलेक्टेड हेड है, जबकि ब्रिटिश सिस्टम में एक हेरिडिटरी हेड है। इस हेरिडिटरी हेड के बारे में याद रखना,
जब 2022 में क्वीन एलिजाबेथ सेकंड की डेथ हुई तो किंग चार्ल्स थर्ड हेरिडिटरी हेड बन गए। पांचवा सेलेंट फ्यूचर है सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, यानी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाते टाइम इस बात का अच्छी तरह ध्यान रखा गया है कि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी ब्रिटिश उसूलों के मुताबिक हो और जुडिशियल सुप्रीमेसी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हो। यानी एक तरफ इंडिया का सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट से बनाए गए लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है और साथ ही साथ पार्लियामेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन के बड़े हिस्से में अमेंडमेंट कर सकता है। छठा सेलेंट फ्यूचर है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी इंडिया का जो कोर्ट सिस्टम है कॉन्स्टिट्यूशन में ये इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट है। सबसे ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे स्टेट लेवल पर हाई कोर्ट्स, फिर हाई कोर्ट्स के नीचे आते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और बाकी लोअर कोर्ट्स आते हैं। इंडिया में ये सिंगल कोर्ट सिस्टम होने की वजह से स्टेट और सेंट्रल लॉज इम्प्लीमेंट हो पाते हैं। इंडिया की जुडिशरी यानी कोर्ट सिस्टम को इंडिपेंडेंट रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजंस है, जैसे कि जजेस के टेन्योर को सिक्योर रखा गया है। इसके अलावा जजेस के लिए फिक्स्ड सर्विस कंडीशंस रखी गई है और साथ ही जो भी एक्सपेंसेस आते हैं सुप्रीम कोर्ट में वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लिए जाते हैं और पार्लियामेंट में जज के कंडक्ट पे कोई भी डिस्कशन नहीं किया जा सकता और जजेस के रिटायरमेंट के बाद उनकी प्रैक्टिस पर बैन होती है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में पनिशमेंट भी दे सकता है। इसके अलावा जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग रखने के लिए बहुत सारे प्रोविजंस बनाए गए हैं। थैंक यू।